उत्तर पश्चिम का मरुस्थल, या यूं हम कह सकते हैं रेगिस्तान, या इसे हम कह सकते हैं थार का मरुस्थल, या इसे हम कह सकते हैं ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी हम इसको जानते हैं। अब प्रश्न बनता है कि थार का मरुस्थल की उत्पत्ति किससे हुई? तो मैंने अभी बताया था आपको, तैथीस सागर से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। तैथीस सागर से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। ध्यान रहे, थार का मरुस्थल ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीकन मरुस्थल का पूर्वी भाग माना जाता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। कई बार ऐसा प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि थार का मरुस्थल किसका पूर्वी भाग है? तो थार का मरुस्थल ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीकन मरुस्थल का ही पूर्वी भाग माना जाता है। हम बात कर रहे हैं उत्तर पश्चिम का मरुस्थल, जिसको पश्चिमी रेगिस्तान भी कहा जाता है, थार का मरुस्थल भी कहा जाता है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है। ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है। महान भारतीय मरुस्थल इसको कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति तैतीस सागर से मानी गई है और ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीकन मरुस्थल का पूर्वी भाग माना जाता है। ध्यान रहे, थार का मरुस्थल दो देशों में आया हुआ है। थार का मरुस्थल दो देशों में आया हुआ है। अगर मैं बात करूं थार का मरुस्थल, तो इधर इस प्रकार से हैं। ये हैं पाकिस्तान, ये है भारत। भारत और पाकिस्तान के बीच में इसका बंटवारा हो रखा है। लगभग 62% भूभाग जो है वो भारत के अंदर है। 62% भूभाग भारत के अंदर है और लगभग 38% भूभाग पाकिस्तान के पास है। याद रहे, हम पढ़ रहे हैं थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल, और थार के मरुस्थल को पाकिस्तान में चोलिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चोलिस्तान कहा जाता है। और थार के मरुस्थल को राजस्थान में थड़ी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थड़ी। और तड़ी भी कहा जाता है। थड़ी भी कहा जाता है और तड़ी भी कहा जाता है। थड़ी कौन सा भूभाग है? मरुस्थल का ऊपरी भाग। जो रेगिस्तानी ऊपरी भूभाग होते हैं, इस प्रकार के जो टीले हैं, तो ये ऊपरी जो भूभाग होते हैं ये थड़ी कहलाते हैं। और जो ये नीचे के भूभाग जो होते हैं, नीचे के भूभाग जो होते हैं ये तड़ी कहलाते हैं। मरुस्थल के अंदर जो दौरे बनते हैं उसमें ऊपरी भूभाग थड़ी हैं और जो निचले जो तलीय भूभाग हैं या तटीय भूभाग है वो तड़ी के नाम से भी जाने जाते हैं। अब हम मरुस्थल के बारे में बात कर रहे हैं। थार का मरुस्थल जो हमारा टॉपिक चल रहा है, इसके अंदर बहुत सारे प्रश्न हैं। बहुत ही शानदार तरीके से और सरल तरीके से आप इसे पढ़ेंगे। अब हम बात कर रहे हैं थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल, पहला प्रश्न, ये विश्व का सबसे
युवा मरुस्थल है, विश्व का सबसे युवा मरुस्थल है थार का मरुस्थल। दूसरा, विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता इसमें पाई जाती है, सर्वाधिक जैव विविधता इसमें पाई जाती है, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु इसमें पाए जाते हैं। नंबर 3 पर विश्व में सर्वाधिक जन घनत्व 103 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ निवास करते हैं। 103 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पर निवास करते हैं। विश्व का सबसे युवा मरुस्थल, सर्वाधिक जैव विविधता इसी में पाई जाती है। विश्व में सर्वाधिक जन घनत्व इसी मरुस्थल के अंदर, थार के मरुस्थल के अंदर पाई जाती है। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान के कितने जिलों में यह मरुस्थल फैला हुआ है। राजस्थान के 12 जिलों में, कितने जिलों में? 12 जिलों में ये मरुस्थल फैला हुआ है। इसका एक छोटा सा ट्रिक आपको याद रखना है। श्री हनुमान जो भी बाजे नाचू पासी जुंजा, ठीक है, याद रखना है। श्री हनुमान जो भी बाजे नाचू पासी जुंजा। श्री गंगानगर, श्री मन श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, चूरू, पाली, सीकर, झुंझुनू, जालोर, ये 12 जिलों के अंदर थार का मरुस्थल फैला हुआ है। 12 जिलों में थार का मरुस्थल फैला हुआ है। ध्यान रखिएगा, राजस्थान के 12 जिलों में थार का मरुस्थल फैला हुआ है। 12 जिलों में थार का मरुस्थल फैला हुआ है। ध्यान रखिए, अगर मैं बात करूं, ये अरावली है, तो अरावली के पश्चिम में 13 जिले हैं और पूरब में 20 जिले हैं। 20 जिले, ठीक है। अरावली के पश्चिम में 13 जिले हैं, लेकिन यहां एक जिला है सिरोही। यहां पर पर्वत हैं, इसलिए ये मरुस्थल में शामिल नहीं है। अरावली के पश्चिम के 12 जिले मरुस्थल में शामिल है। 12 जिलों मरुस्थल हैं। 13वां जिला सिरोही, यहां पर्वत होने के कारण, माउंट आबू का पूरा सेक्टर पर्वतीय क्षेत्र है, तो इस कारण से सिरोही जिला पर्वतीय जिला है, रेगिस्तानी जिला नहीं है। तो इस बात को भी आप गहनता से समझ लेंगे। आगे हम बात करते हैं मरुस्थल के बारे में कि राजस्थान का जो ये मरुस्थल है, इस मरुस्थल के अंदर आप देखेंगे यहां पर अलग अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। वनस्पति, तो वनस्पति को यहां पर नाम दिया गया है मरूदभिद वनस्पति, जिसको आप जीरोफाइट या जीरोफाइटस के नाम से भी जानते हैं, या आप इसे फ्रीटोफाइटस के नाम से भी
जानते हैं। जीरोफाइटस या फ्रीटोफाइटस के नाम से इसको जाना जाता है। इसका कारण क्या है कि यहाँ की जो वनस्पति हैं उसकी जो पत्तियां हैं वो बेहद छोटी होती हैं और कई कई बार तो पत्तियां कांटों का रूप धारण कर लेती है, पत्तियां कांटों में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसलिए इसको फ्रीटोफाइटस या जीरोफाइटस कहा गया। और यहाँ की जो कहने का मतलब वनस्पति हैं उसकी जड़ें जो हैं वो मूसलाधार जड़ें होती हैं, मूसलाधार जड़ें होती हैं। उनकी जड़ें बहुत ही अलग अलग रोहे में बटी होती है, मूसलाधार जड़ें होती हैं। वनस्पति हम बात कर रहे हैं, वनस्पति के अंदर कौन कौन से पेड़ यहाँ पाए जाते हैं, तो आप देखेंगे बेर, केर, खेजड़ी, बबूल, रोहिड़ा, ये इस प्रकार के पेड़ यहाँ पर मुख्यतया पाए जाते हैं। बेर, अगर मैं बेर में बात करूं तो बेर फल हैं जिसको मारवाड़ी में बोर भी कहते हैं, बोर जो खाते हैं। याद रहे राजस्थान में सेव बेर काजरी ने बनाया है, काजरी ये संस्थान जोधपुर में है। और राजस्थान की बेर राजधानी, राजस्थान की बेर राजधानी भी किसे माना गया है? जोधपुर को माना गया है। और याद रहे प्रश्न पूछा गया जड़बेरी के पत्तों को क्या कहते हैं? पाला कहते हैं। जड़बेरी के पत्तों को क्या कहते हैं? पाला कहते हैं, पाला। अब हम बात करते हैं केर। केर अचार भी बनाया जाता है केर का। केर में पत्तियां बिल्कुल नहीं होती, बकायदा पत्तियां कांटों के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। केर का जो पका हुआ फल है वो डालू कहलाता है। केर का पका हुआ फल डालू कहलाता है। स्वाद उसका बहुत ही मीठा होता है। राजस्थान के अंदर खासकर पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। फिर हम बात करते हैं खेजड़ी के बारे में। खेजड़ी को 1983 के अंदर राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया है। राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है। ध्यान रखना, खेजड़ी के पत्तों को, खेजड़ी के पत्तों को लूंग या लूंगड़ा कहा जाता है। खेजड़ी के पत्तों को लूंग या लूंगड़ा कहा जाता है। लूंग या लूंगड़ा कहा जाता है। इसका खेजड़ी का बाल रूप बोजी कहलाता है। खेजड़ी का बाल रूप क्या कहलाता है? बोजी कहलाता है। खेजड़ी का कच्चा फल सांगरी कहलाता है। कच्चा फल सांगरी कहलाता है। ये भी अचार के अंदर काम आता है। और राजस्थान में शीतला अष्टमी के दिन पचकूटा बनाया जाता है। पचकूटा बनाया जाता है। इस पचकूटे के अंदर केर, सांगरी, काचरी, कुमट, गुंदा ये डाले जाते हैं। पचकूटे के अंदर केर, सांगरी, काचरी, कुमट और गुंदा
आदि डाले जाते हैं और पचकुटा बनाया जाता है। सूखी सब्जियों के अंदर बहुत ही बढ़िया पचकुटा माना जाता है। हम बात कर रहे थे खेजड़ी का कच्चा फल सांगरी कहलाता है और खेजड़ी का पका फल खोखो कहलाता है। पका हुआ फल खोखो कहलाता है। बढ़िया प्रश्न है। फिर हम बात करते हैं रोहिड़ा। रोहिड़ा राज्य पुष्प है और राज्य पुष्प का दर्जा भी इसको कब दिया गया है? 1983 के अंदर दिया गया है। 1983 के अंदर दिया गया है। एक और यहां पेड़ पाया जाता है जाड़ का पेड़ पाया जाता है। जाड़ की भी जिसे कहते हैं, जाड़ के फल लगते हैं और उस फल को, पके हुए फल को हम लोग पीलू कहते हैं। जाड़ के पके हुए फल को पीलू कहते हैं। राजस्थान के अंदर हम बात कर रहे हैं वनस्पति के बारे में। अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे यहाँ पर पाए जाते हैं। ये जो हमने बात की, ये राजस्थान के अंदर मरुस्थल में पाए जाने वाले पेड़ों के बारे में हमने बात की है। आगे हम टॉपिक पढ़ेंगे वनस्पति, तब इसको हम पूरा अच्छे से पढ़ लेंगे। अभी चूंकि हमारा मूल जो टॉपिक है वो है मरुस्थल। यहाँ पर घासें भी पाई जाती है। मरुस्थल के अंदर घासें भी पाई जाती है, जैसे खीप या खीपड़ा, ये घास पाई जाती है। खीप या खीपड़ा नामक घास पाई जाती है। उसके बाद में यहाँ मूंज घास पाई जाती है। मूंज, इससे मुड्डियाँ और मुड्डे बनते हैं बैठने के लिए। मूंज घास से झाड़ू भी बनाई जाती है। मूंज घास से झाड़ू भी बनाई जाती है, मुड्डियाँ और मुड्डे बनाए जाते हैं। उसके बाद में सेवण घास पाई जाती हैं। सेवण घास याद रहे, सेवण घास से लिलोण चारा भी बनाया जाता है। सेवण घास से चारा बनाया जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं करड़ घास पाई जाती है। भुरट घास पाई जाती हैं। बारिश के समय मोथिया घास पाई जाती हैं। तो इस प्रकार की घासें भी मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। खीप, मूंज, सेवण, करड़, भुरट, मोथिया आदि घासें मरुस्थल क्षेत्र के अंदर पाई जाती हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर पाई जाती हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो मरुस्थल हैं, यहाँ पर औसत वर्षा कितनी है? मरुस्थल में औसत वर्षा कितनी है? तो 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के बीच वर्षा है। मरुस्थल में 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर वर्षा है। फिर बात करते हैं समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई कितनी है? तो 150 फीट की ऊंचाई मानी, 150 मीटर, 150 मीटर ऊंचा है। थार का मरुस्थल समुद्र तल से 150 मीटर ऊंचा है। फिर बात आती है कि यहाँ की मिट्टी कैसी है? तो मिट्टी है बलुई, रेतीली। मरुस्थल की मिट्टी है बलुई रेतीली मिट्टी यहाँ पर मानी जाती है। फिर सवाल आता है मरुस्थल की जलवायु कैसी है? तो शुष्क व अत्यधिक विषम जलवायु है। शुष्क व अत्यधिक विषम जलवायु है। शुष्क तो गर्मी के कारण हो जाती है, अत्यधिक विषम इसलिए कहा, यहां पर 2006 में बाड़मेर के कवास गांव के अंदर बाढ़ आ गई थी।
रेगिस्तान में भी बाढ़ आ गई तो आप समझ सकते हैं कि बारिश कभी बहुत ज्यादा हो जाती है और कभी कभी बिल्कुल न के बराबर 2-2 3-3 साल तो काल पड़ जाता है। तो इसलिए मरुस्थल की जलवायु मानी गई है शुष्क व अत्यधिक विषम जलवायु। ठीक है, फिर प्रश्न आता है कि मरुस्थल का ढाल किधर है। मरुस्थल का ढाल किधर है, तो याद रहे उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की ओर इसका ढाल माना जाएगा। लूणी नदी का जो बहाव है उसको देख करके आप समझ सकते हैं कि इसका ढाल किधर है। अब हम बात करते हैं मरुस्थल के बारे में ही। हमारा टॉपिक चल रहा है उत्तर पश्चिम मरुस्थल। अब यहां पर बात आती है कि फसलें कौन कौन सी हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर फसलें कौन कौन सी हैं, तो मुख्यतया बाजरा, मोठ, जवार, गवार, ये फसलें मुख्यतया बोई जाती हैं। याद रहे मोठ से बीकाजी या बीकानेरी भुजिया बनाया जाता है। मोठ की दाल से बीकाजी या बीकानेरी भुजिया बनाया जाता है। याद रहे जवार का चारा, जवार का चारा चीपटा कहलाता है। जवार का जो चारा है वो चीपटा कहलाता है। जवार का चारा चीपटा कहलाता है। याद रखना है, बढ़िया प्रश्न है। हम फसलों के टॉपिक में इसे और से पढ़ लेंगे। ये तो हो गई फसल मरुस्थल के अंदर। अब इस मरुस्थल के अंदर मुख्य नहर कौन सी हैं? मुख्य नहर तो IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये मुख्य नहर है मरुस्थल की, मरुस्थल में बहने वाली मुख्य नहर। अब अगर मैं बात करूं कि इस मरुस्थल की मुख्य नदी कौन सी है, मरुस्थल की मुख्य नदी है लूणी नदी। लूणी नदी मुख्य नदी है, रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी है और याद रहे इसे मरुस्थल की गंगा कहते हैं, या यूं कहें उत्तर पश्चिम रेगिस्तान की गंगा कहते हैं लूणी नदी को, है ना, मरुस्थल की गंगा लूणी नदी। राजस्थान नहर की बात कर ली हमने, लूणी नदी की बात कर ली हमने। अब हम बात करते हैं यहां पर वर्षा बहुत कम, तो वर्षा की कमी के कारण, वर्षा की कमी के कारण क्या है? थार के मरुस्थल में ऐसा क्या होता है कि बहुत कम वर्षा होती है? तो आपको यहां ध्यान रखना है, नंबर 1 दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून अरावली के समांतर होकर के आगे निकल जाता है, इसलिए राजस्थान के इस मरुस्थल में बहुत कम बरसात होती है, समांतर। नंबर 2 वृष्टि छाया क्षेत्र में ये मरुस्थल पड़ता है। आप समझेंगे जैसे ये अरावली हो गया, अरावली। अब बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है, बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है, यहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं इनके ऊपर से होकर के निकल जाता है, इसलिए ये वाले क्षेत्र में वर्षा बिल्कुल भी नहीं होती है। इसी कारण इसे कहा गया वृष्टि छाया प्रदेश। याद रहे दक्षिण पश्चिम मानसून अरावली के समानांतर होकर के निकल जाता है। दूसरी बात, वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ जाता है, इसलिए बंगाल की खाड़ी का मानसून यहाँ पर बहुत ही कम बारिश करता है। अब हम
बात कर रहे हैं यहां पर कि ये जो मरुस्थल है, ये जो मरुस्थल है, इस मरुस्थल को बनावट या संरचना के आधार पर, बनावट या संरचना के आधार पर, बनावट या संरचना के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 3 उप भौतिक, बनावट के आधार पर 3 उपभौतिक भागों में बांट सकते हैं। कितने उपभागों में बांट सकते हैं? 3 उपभौतिक भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला है इर्ग, इसी को हम कहते हैं महान रेगिस्तान। महान रेगिस्तान, ये वाला जो क्षेत्र है इर्ग, यहाँ पूर्णतया बालू ही बालू हैं, यहाँ पूर्णतया बालू ही बालू हैं। ये ध्यान रखना, पूरे बालू के बड़े बड़े रेत के टीले हैं, दोरे हैं। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं हम्मादा। हम्मादा, हम्मादा चट्टानी मरुस्थल, चट्टानी मरुस्थल। याद रहे, इर्ग महान रेगिस्तान है, बालू ही बालू, इसका मतलब यहाँ केवल रेत के टीले हैं। और हम्मादा ये चट्टानी मरुस्थल हैं, चट्टानी मरुस्थल हैं। जैसे अगर मैं बात करूं हम्मादा के अंदर, अगर मैं बात करूं 56 की पहाड़ियां, 56 की पहाड़ियां, बाड़मेर, बाड़मेर, पोखरण से रामगढ़ के बीच का क्षेत्र, लोहागढ़ की पहाड़ियां झुंझुनू, हर्ष की पहाड़ियां सीकर, हर्ष की पहाड़ियां सीकर, ये सभी पहाड़ी क्षेत्र हैं जो मरुस्थल के अंदर हैं। तो इसी कारण दूसरे भाग का नाम हमने रखा हम्मादा। और नंबर 3 पर आ जाता है, नंबर 3 पर जिसको हम कहेंगे रेग, जिसका नाम क्या आएगा? रेग। इसे हम दूसरा नाम दे सकते हैं मिश्रित, मिश्रित मरुस्थल, मिश्रित मरुस्थल। इसमें रेगिस्तान बालू वाले टीले भी होंगे और इसमें चट्टानी भूभाग भी होगा, दोनों का मिश्रण हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूं कि इर्ग सर्वाधिक कहां है? जैसलमेर के क्षेत्र में रेत के टीले टीले हैं। हम्मादा सर्वाधिक कहां है? बाड़मेर क्षेत्र के अंदर हम्मादा सर्वाधिक है। रेग या मिश्रित मरुस्थल सर्वाधिक कहां है? तो यहां पर अगर मैं बात करूं शेखावाटी क्षेत्र में, शेखावाटी क्षेत्र में ये बहुत ज्यादा है। तो इस प्रकार से हमने एक बड़ा बड़ा मरुस्थल के बारे में भूभाग को पढ़ा है। आगे हम मरुस्थल को अलग अलग भौगोलिक आधार पर बांट करके पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। प्लीज आप इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।